Hello students, let's start the today's class with our chapter Physical and Chemical Changes. So in this lecture we are going to study about how the gas carbon dioxide is passed and it turns the solution of vinegar plus baking soda into a milky lime water. ओके सो ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है. ओके फिर हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे कि कैसे लोहे में जंग लग जाती है. फिर हम अब प्रोटेक्टिव शील्ड पढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में इसमें. ओके फिर हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार. तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहली बात ये देखा था फिजिकल चेंज क्या होता है. तो ये पेपर का एग्जांपल था कि कैसे एक पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर उस 4 पार्ट में से एक पार्ट को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. तो कैसे ये फिजिकल चेंज तो हुआ, और ये फिजिकल चेंज अब वापस से नहीं एक पेपर में नहीं बनाया जा सकता. ओके तो ये फिजिकल चेंज हुआ. आप देख सकते हैं कि एक पेपर जो है वो 7 पार्ट में टोटल डिवाइड हो गया है. ओके तो अब इसको ओरिजिनल जो ये पेपर था उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता. ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में हमने पहली एक्टिविटी पढ़ी थी यही पेपर वाली. दूसरी एक्टिविटी में हमने चौक वाली एक्टिविटी पढ़ी थी, जिसमें ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते टाइम जो चौक नीचे गिरती है ब्लैक बोर्ड में, पाउडर, उस पाउडर को इकट्ठा करके अगर हम चौक बनाने की कोशिश करें पानी मिला करके तो वो ओरिजिनल चौक नहीं बनेगी. ओके तो ये भी एक क्या था, फिजिकल चेंज था. तीसरी एक्टिविटी में 6.3 में हमने क्या देखा था कि एक ग्लास के टम्बलर यानी जार में, ग्लास या प्लास्टिक जार में बर्फ़ के टुकड़े ले लेने. ठीक है, क्या ले लेने, बर्फ़ के टुकड़े ले लेने. ठीक है, अब उन टुकड़ों को, उस जार को रख देना है धूप में, सूरज में. ओके धूप में रखने के बाद क्या होगा कि वो पिघलना चालू होगा धीरे धीरे बर्फ़. ओके बर्फ़ के पिघलने के साथ साथ क्या होगा कि पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा. तो अपन को करना क्या है, जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगे तो नमक डाल देना है ढेर सारा. तो नमक क्या करता है, एक फ्रीजिंग मिक्सचर तैयार कर देता है. मतलब आइस और नमक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक फ्रीजिंग मिक्सचर तैयार कर देता है. ओके तो ये था एक्टिविटी 6.3 में कि कैसे वो फ्रीजिंग मिक्सचर ने क्या किया था कि वो जो बर्फ़ पिघल गई थी उसको वापस से जमा देता है. तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज था और फिर रिवर्सिबल हो गया. ओके एक्टिविटी 6.4 में हमने क्या पढ़ा था, एक कंटेनर में कुछ पानी को उबाल लेना है. ठीक है, और भाप निकलती है, जो भाप निकले उसको एक इन्वर्टेड पैन को उस भाप के ऊपर रखना है. इन्वर्टेड मतलब उल्टा जो पैन रहता है उसको भाप के ऊपर रखना है. ठीक है, तो फिर छोटी 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 बूंदें जो हैं वो बन जाएंगी उस पैन पे. ओके तो ये सीन रहेगा. फिर अगला था क्या, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसमें शेप चेंज होता है, साइज़ चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है. स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना. जैसे पानी हो गया तो पानी होता है लिक्विड. ओके लेकिन अगर वो बर्फ़ बन जाता है तो वो हो जाता है सॉलिड, और वो अगर स्टीम बन जाता है यानी भाप बन जाता है तो वो हो जाता है गैस. ओके तो आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है या फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है. शेप, साइज़, कलर या स्टेट ऑफ सब्सटेंस में जो चेंज आता है तो वो होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो और इन प्रॉपर्टीज़ में यानी शेप में अगर चेंज हो, साइज़ में चेंज हो, कलर में चेंज हो या स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज हो तो वो चेंज कहलाएगा फिज़िकल चेंज. ठीक है, तो जो फिज़िकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है. ठीक है, इस तरह के चेंज में कोई नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है. ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये एक ऐसा चेंज है जो कि आपने देखा हुआ है किसमें, जब लोहे में जंग लगती है. ठीक है, या रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने जो देखा है तो वो जो रस्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है या फेरिक ऑक्साइड. तो वो जो रस्ट होता है
तो वो एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करने के बाद आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रस्टिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। ओके, तो रस्टिंग भी हमने जान ली थी क्या होता है, आगे रस्टिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी आपने घर पे जो आपका लोहे का तवा है अगर रोटी वाला, तो उसको धुलने के बाद उस पर आपने देखा होगा रेड रेड सा आ जाता है, तो वो रेड क्या है, वो आयरन जो है उसने रिएक्ट कर लिया है, किससे, आयरन ने रिएक्ट कर लिया है वाटर और ऑक्सीजन से, तो वो रस्ट या फिर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बन गया है। अब एक्टिविटी 6.6 में क्या बोला गया था कि एक स्मॉल पीस लेना है किसका, ये थिन रिबन लेना है मैग्नीशियम का, और इस रिबन को क्या करना है, बर्न करना है, ठीक है। उसकी टिप को क्लीन कर लेना है सैंड पेपर से, और कैंडल के पास लेकर आना है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाइट फ्लेम के साथ बढ़िया बर्न होता है ये मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, वाइट लाइट के साथ, ठीक है। जब ये पूरी तरह से जल जाए, मैग्नीशियम का रिबन जब पूरी तरह से जल जाए, तो उस रिबन की ऐश बरामद हो जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऐश। ऐश यानी क्या होता है, ऐश यानी क्या होता है, ऐश होता है राख। ओके, तो वो जो राख होगी उसको आप वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मिक्सचर था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसको आप जब लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, तो जब आप रेड लिटमस पेपर पे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। ओके, क्योंकि जो बेसेस होते हैं वो लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में, ठीक है। और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 6.7, इसमें क्या है, एक चम्मच लगभग जो है कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल या नीला थूथा जो है वो ले लेना है, एक चम्मच, ठीक है। 6.7 एक्टिविटी में बोल रहा है कि एक चम्मच ब्लू विट्रियोल ले लेना है और उसको आधे कप पानी में घोल लेना है, ठीक है। तो ब्लू विट्रियोल जो है वो ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा सल्फरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है, सल्फरिक एसिड ऐड करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक कीला, देखिए ये लेफ़्ट वाला जो सॉल्यूशन है इसमें एक चम्मच क्या डाल दिया गया है, ब्लू विट्रियोल या कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आप एक ब्लेड को डाल दीजिए, ब्लेड या फिर लोहे का कीला जो दीवार में गड़ाते हैं वो कीला, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैसे लोहे से कॉपर रिएक्ट कर लेता है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है उससे कॉपर अलग हो जाता है और आयरन जुड़ जाता है, तो वो आयरन सल्फेट बन जाता है। तो जो आयरन सल्फेट होता है उसका कलर हो जाता है ग्रीन, ठीक है। आयरन सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो रिएक्शन ये है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इक्वल्स टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, अब क्या करना है अगली एक्टिविटी में, एक चम्मच जो है विनेगर ले लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना है, विनेगर। विनेगर मतलब क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो एक थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें मिला देना है, क्या मिला देना है, बेकिंग सोडा, ठीक है। आप जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो हिसिंग साउंड, एक तरह का गैस के निकलने का वो आता है, ठीक है। इस गैस को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से क्या कर देना है, आपको पास करा देना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करा देना है। तो अब लाइम वाटर क्या होता है, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर, क्या कोई चेंज आया कलर में। टेक आउट द नेल ऑफ द ब्लेड, हैज़ इट चेंज इन एनी वे। ये जो ब्लेड आपने निकाली है ये जो है इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल चेंज होता है ब्लेड के कलर में। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो चेंजेस हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन के कारण। द चेंज ऑफ
कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब जो कलर ब्लू से आप देख रहे थे ग्रीन कन्वर्ट हो गया है, वो किसके कारण है? आयरन सल्फेट के कारण, एक नया सब्सटेंस जो बन गया है। तो जो ब्राउन डिपॉजिट है आयरन नेल पर वो कॉपर है, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस है। हम इस रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो एक्टिविटी 6.8 में क्या बोला है? लगभग 1 चम्मच विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देना है तो बबल्स आने लगेंगे, ठीक है। फिर जो बबल्स आए उस बबल्स से जो गैस निकल रही है उसको लाइम वाटर यानी चूने के पानी में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में से गुजार देना है। तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, जिससे क्या पता चलता है कि वो जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं कि कैसे विनेगर और बेकिंग सोडा आपने रिएक्ट करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट साइड से पाइप के थ्रू राइट वाले टेस्ट ट्यूब में आ गई, ठीक है। और राइट वाले टेस्ट ट्यूब में क्या था? लाइम वाटर था यानी चूने का पानी था। तो चूने का पानी कौन से कलर का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के आते ही? वाइट कलर का या मिल्की, ठीक है। तो एक चीज़ पता चली, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को यानी लाइम वाटर को मिल्की कर देती, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कराते हैं लाइम वाटर से तो वो क्या हो जाती है? मिल्की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। क्या लिया था? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। तो विनेगर और बेकिंग सोडा जो है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? एक गैस इवॉल्व करवाते हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लाइम वाटर के साथ जब हम पास कराते हैं लाइम वाटर के ऊपर से तो ये लाइम वाटर कौन से कलर का हो जाता है? मिल्की हो जाता है, ठीक है, या दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या दे रहा था? ये रिएक्शन है पूरी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, लाइम वाटर यानी CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या दे रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना और वाटर यानी पानी, ओके। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर से जब पास कराई जाती है यानी चूने के पानी से पास कराई जाती है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को क्या बना देता है? मिल्की कर देता है या दूधिया कर देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो लाइम वाटर यानी चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। यू विल यूज़ इट इन चैप्टर 10। ये आप चैप्टर 10 में यूज़ करोगे टू शो दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं वो तो ऑक्सीजन वाली हवा होती है, लेकिन जो हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा होती है, ठीक है। इन एक्टिविटीज 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। एक्टिविटी 6.8 से 6.6, 6.7 और 6.8 में हमने क्या देखा था कि जो भी चेंज हो रहा है उससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। एक्टिविटी 6.6 में जो ऐश बनी थी उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवा के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अगली 6.7 एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो कॉपर सल्फेट था तो वो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, जैसे ही हमने आयरन का ब्लेड डाला उसमें तो वो कलर हो गया क्या? वो कलर हो गया क्या? ग्रीन, ठीक है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट किए तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। विनेगर और बेकिंग सोडा के आपस में रिएक्ट करने से क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती। जो लाइम वाटर होता है उसको क्या टर्न कर देती है? मिल्की। लाइम वाटर कौन से कलर का हो जाता है? मिल्की। कैन नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्या कोई नया सब्सटेंस जो है वो आप बता सकते हैं? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने वो कहलाता है केमिकल चेंज, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी चेंज जिसमें एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने वो कहलाएगा केमिकल चेंज। तो अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो आपको दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड, लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये एक तरह की क्या है? एक तरह की क्या है ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज।
केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ केमिकल चेंजेस हम घर पे भी देखते हैं, जैसे दही, दूध से दही बन जाना, ये केमिकल चेंज होता है। सारे नए सब्सटेंस जो हैं वो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी नए सब्सटेंस हैं वो कैसे बनते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, मतलब खाने का जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, या फलों का पकना होता है, या ग्रेप्स वगैरह का फर्मेंटेशन होता है, वो किस वजह से होता है? हैपन्स ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंजेस की सीरीज के कारण होता है। अब मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन होती है यानी जो दवाई होती है, वो एंड प्रोडक्ट होती है चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो जो नए मटेरियल्स हैं जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट, ये केमिकल रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। हर नया मटेरियल जो है वो केमिकल चेंज से ही डिस्कवर होता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने देखा है कि एक या एक से ज़्यादा जो नए सब्सटेंस है वो बनते हैं केमिकल चेंजेस में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। नए प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ इन सब चीज़ों में केमिकल चेंज होता है। सबसे पहले हीट, हीट यानी गर्मी, लाइट या दूसरी तरह का रेडिएशन जो है, ये अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, हीट, लाइट या दूसरे तरह का रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी निकल सकता है, ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। एक स्मेल में चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज इन स्मेल हो सकता है या नई स्मेल जो है वो दी जा सकती है। अ चेंज इन कलर भी हो सकता है, ठीक है, कलर चेंज भी हो सकता है। कोई गैस बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी केमिकल चेंज में। जब कोई केमिकल चेंज होता है तो या हीट, लाइट या दूसरे तरह का रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, साउंड निकलेगा, या तो फिर स्मेल आएगी किसी तरह की, कलर चेंज देखने मिलेगा, या गैस निकलेगी। तो ये सारे क्या डिनोट करते हैं? केमिकल चेंज, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को देखा, वो एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, लकड़ी का जलना या पत्तियों का जलना, ये भी एक केमिकल चेंज है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस अगर जले तो वो केमिकल चेंज है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग हमेशा से, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी उसके बाद बर्निंग चालू होगी, ठीक है। तो बर्निंग के बाद ही हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क्स इज़ अ केमिकल चेंज। फायर वर्क्स यानी जो पटाखे हैं उनका एक्सप्लोजन जो है वो केमिकल चेंज दर्शाता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस। जो भी पटाखे जलते हैं तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है, बहुत सारी आवाज़ होती है, और अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क। इसीलिए हमें बोला जाता है कि इतनी हीट, लाइट और ये अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं, इसलिए पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, जब खाना ख़राब हो जाता है तो वो भी एक केमिकल चेंज का हिस्सा है। इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है। शैल वी कॉल दिस अ केमिकल चेंज? क्या हम इसे केमिकल चेंज बोल सकते हैं? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. एक सेब का टुकड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, अगर उसको खाया ना जाए तो। आप देखेंगे सेब को काट के अगर आप खुले में रख देंगे तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह की एक्टिविटी आप आलू और भांटे के साथ भी करिएगा या बैंगन के साथ, ठीक है। तो चेंज जो आए उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आ रहा है कलर में। जैसे एप्पल तो ब्राउन कलर का हो जाता है, अब आपको पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी काट के देखना है कि वो कौन से कलर के हो जाते हैं। चैप्टर 5 में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे और क्या बना रहे थे? सॉल्ट बना रहे थे और वाटर बना रहे थे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही थी, एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से।
तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। चलिए हम रस्टिंग देखते हैं वापस से। रस्टिंग हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से होता है? जब आयरन या लोहा बहुत दिन तक पानी में और हवा के संपर्क में आता है, जब लोहा बहुत दिन तक पानी या हवा के संपर्क में आता है तो उसमें रेड कलर का एक मटेरियल जमने लगता है। वो मटेरियल क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, उसी आयरन ऑक्साइड को बोलते हैं रस्ट। ठीक है, दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये ऐसा चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। जो आयरन है वो क्या क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? आयरन बहुत कड़क होता है, आपको भी पता है। तो आयरन ब्रिजेस वगैरह बनाने का यूज़ आता है, शिप्स, कार्स, ट्रक की बॉडीज़, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल्स बनाने में आयरन की मदद लगती। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। जो पैसे का घाटा होता है रस्टिंग के कारण, क्योंकि आयरन ख़राब हो जाता है रस्टिंग से, ठीक है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मतलब कोई ब्रिज वगैरह में अगर रस्टिंग हो जाए तो पूरा का पूरा ब्रिज का आयरन हटाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन: आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट या आयरन ऑक्साइड। तो आयरन है Fe या फेरस, ऑक्सीजन है O2 और वाटर है H2O। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था? रस्ट या आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो आयरन ऑक्साइड था Fe2O3 है, ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या वाटर वेपर दोनों ही ज़रूरी है। मतलब ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन तो हवा में होती ही है, लेकिन पानी का भी मौजूद होना ज़रूरी है, तभी आयरन में रस्टिंग होगी, ठीक है, या आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो हाई है, हवा में मॉइस्चर का कंटेंट हाई है, तो वो क्या बताता है? विच मीन्स इफ़ इट इज़ नॉट मोर ह्यूमिड, अगर वो ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है यानी हवा ज़्यादा गीली नहीं, तो रस्टिंग जो है बहुत तेज़ी से होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? कैसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन या पानी के कांटेक्ट में आने से हमको रोकना है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल साधारण सा तरीका क्या है कि एक पेंट का कोट या ग्रीस जो है वो अप्लाई कर दिया जाए। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो कोट्स हैं ये रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक। अगर दूसरा तरीका हो कोई दूसरा तरीका ये है कि क्रोमियम या जिंक की जो एक पॉलिश होती है उसको आयरन के ऊपर कर दिया जाए। तो क्रोमियम या जिंक की पॉलिश करने से क्या होता है? आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ऊंची क्लासेस में आप 9th-10th में आप गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन को जंग से बचाने के लिए या आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए या आयरन को खोखला होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? जिंक की। तो जिंक की पॉलिश करने को बोलते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की पॉलिश करने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स हम यूज़ करते हैं हमारे घरों में, किस लिए? पानी को कैरी करने के लिए, वो गैल्वेनाइज किए जाते हैं। क्या करने के लिए? रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। आपको पता है कि जो शिप्स होते हैं यानी जहाज होते हैं वो आयरन के बनते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, और उनका एक हिस्सा जो है वो पानी के नीचे रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर, जो हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो शिप की आउटर सरफेस में आ जाती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। जो
पानी होता है समुद्र का, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो सॉल्ट वाटर होता है यानी जो नमक का पानी होता है वो रस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो तेज कर देता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसीलिए जो शिप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर से रखना पड़ता है क्योंकि उनमें बार बार जंग लग जाती है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर होता है यानी समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें सॉल्ट होता है, तो वो जो सॉल्ट है वो जिंक की लेयर को हटा देता है। तो इसीलिए बार बार जंग लग जाती है शिप्स में और उनको बार बार पेंट करना पड़ता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है ये देखिए, ये छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील बनता है कैसे? आयरन को कार्बन और क्रोमियम से, क्रोमियम निकल और मैग्नीज से मिक्स करके, जब क्रोमियम निकल मैग्नीज और कार्बन जब मिक्स किए जाते हैं तो आयरन के साथ, तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती, ठीक है, और ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? आयरन को कार्बन के साथ मिलाकर और क्रोमियम निकल और मैग्नीज जैसे मेटल के साथ मिलाकर। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? चलिए हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। मतलब जो समुद्र का पानी है उसको आप अगर इकट्ठा करके उड़ा देंगे, मतलब धूप में रख देंगे उस समुद्र के पानी को, तो वो एवेपोरेट कर जाएगा यानी हवा में उड़ जाएगा। तो जब वो एवेपोरेट करेगा यानी हवा में उड़ेगा तो नीचे नीचे वाइट कलर का एक मटेरियल बच जाएगा जिसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो इवेपोरेशन से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो जो सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है वही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है इस तरह से वो प्योर नहीं होता पहली बात, और जो शेप होता है उसके क्रिस्टल्स का वो क्लियर नहीं होता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। बड़े बड़े क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं प्योर सब्सटेंस के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब नमक के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा टुकड़ा बना लिया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, मतलब छोटे छोटे नमक के टुकड़े एक बड़ा टुकड़ा बना गए। ठीक है, अब एक्टिविटी 6.9 में क्या बोल रहा है? टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। ओके, मतलब टीचर की प्रेजेंस में ही परफॉर्म करना है। यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। सिर्फ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड लेना है। डाइल्यूट सल्फरिक एसिड मतलब जिसमें ऐसा सल्फरिक एसिड जिसमें पानी मिला हो। मतलब अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड, वो जला सकता है हमारी बॉडी को। ओके, और गर्म पानी से सावधान रहना है, ये सब कॉशन है। ठीक है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक कप यानी एक पूरा भगोना जो है पानी से भरकर लेना है और कुछ ड्रॉप्स जो है वो डाइल्यूट सल्फरिक एसिड की डाल देना है। ठीक है, हीट द वाटर, पानी को गर्म करना है। जब ये उबलने लगे तो कॉपर सल्फेट पाउडर जो है उसको ऐड करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करना है और धीरे धीरे घुमाते जाना है। ठीक है, धीरे धीरे घुमाते जाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। तब तक ऐड करते रहना है जब तक कोई पाउडर डिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। अलाउ इट टू बी कूल, उसको जल्दी से ठंडा होने के लिए रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उस सॉल्यूशन को देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, अगर नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वेट करना है। ठीक है, तो आपको दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, आप जो अपने इर्द गिर्द जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी तक। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंज हो, जैसे शेप, साइज़, वॉल्यूम, इन सब में अगर कोई चेंज हो यानी दिखने में और
वज़न में और कलर में, ये सब में कोई चेंज होती है, ये फिजिकल चेंज कहलाता है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इन चेंजेस में। मतलब अगर आप किसी कागज़ के टुकड़े को फाड़ेंगे और उससे 4-5 कागज़ के टुकड़े बना लेंगे तो रहेगा तो वो कागज़ ही, लेकिन वो फिजिकली अलग अलग हो गया, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, दीज चेंजेस में भी रिवर्सिबल, ये चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं। सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो अपनी प्योर स्टेट में ऑब्टेन किए जा सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है इससे नमक जो है वो समुद्र से निकाला जाता है। ठीक है, तो गाइज़ आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। प्लीज़ इस चैप्टर को बार बार रीड करिएगा और जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछिएगा। ओके, so that's all for now guys, thank you so much.